माँ, एक ऐसा नाम जो हर प्यार, हर खुशी, हर दर्द, हर गम और हर रिश्ते से ऊपर है, जिसकी आंचल में संसार की सारी खुशियाँ मिलती हैं और सारे गम धुल जाते हैं। माँ इतनी खास क्यों होती है, यह मुझे उस दिन पता चला जब मैं बारिश में पूरी तरह भीग कर घर आया और घर के सारे लोगों ने डांट लगाई। कहीं रुक नहीं सकते थे? छाता क्यों नहीं लेके गए? बुखार हो जाएगी। पर वो एक माँ ही थी जो मुझे डांटने की बजाय उस बरखा रानी पर खड़ी खोटी सुना रही थी। तुम रुक नहीं सकती थी थोड़ी देर, जब तक मेरा लाल घर ना पहुंच जाता? उसके बाद बरस लेती जी भर। माँ का प्यार बिल्कुल निस्वार्थ, निश्चल होता है, क्योंकि वे अपने बच्चे से तब से प्यार करती है जब वो इस धरती पर आया भी नहीं हुआ होता है। ऐसा है माँ का प्यार। जीवन में सब साथ छोड़ दे, लेकिन परछाई हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। वैसे माँ भी हमारे हर सुख, हर दुख में हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। हम भले ही उन्हें ना देख पाएं, लेकिन वो हमारे साथ हैं। सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। मैंने जिस वक्त माँ के चरणों में किया सजदा, आसमानों से भी ऊंचा मेरा सर लगता है। मशहूर अल्फाज, नई अभिव्यक्तियाँ और माँ के लिए मर्मस्पर्शी संबोधनों को एक कहानी में पिरोकर आपके सामने लाया हूँ, जिसका शीर्षक है माँ की आस। इसे लिखा और आवाज़ दी है ज्ञानकर्ण यानी मैंने, और तकनीकी सहयोग दिया है कुमार गौरव ने। ये कहानी मैंने अपनी माँ को डेडिकेट की है, क्योंकि शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन आई एवर सॉ। ऑल आई एम ओ टू माई मदर। I attribute my every success in life to moral, intellectual and physical education I received from her. माँ, मेरा मौजा कहाँ रखी हो? जल्दी बताओ। स्कूल के लिए तैयार होते हुए क्रीत ने अपनी माँ से पूछा। अलमारी के नीचे वाले दराज में होगा। कितनी बार कहते कहते थक गई कि स्कूल से आकर सारा सामान सही जगह रख दिया करो, ताकि दूसरे दिन स्कूल जाने में तुम्हें ढूंढना ना पड़े। लेकिन तुम हो कि मेरी सुनते कहाँ हो। टिफ़िन बॉक्स पैक करते करते माँ बड़बड़ा रही थी। आज मैंने तुम्हारे लिए टिफ़िन में तुम्हारी पसंद का नाश्ता दिया है, सारे दोस्तों को मत खिला देना। खीर? क्रीत ने अपना बस्ता उठाते हुए माँ से कहा। हाँ, खीर और पूड़ी। चलो, तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा माँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरे सारे दोस्त भी तो अकेले जाते हैं। क्रीत ने अपनी माँ से कहा। तुम कितने ही बड़े हो जाओ, मेरे लिए तो तुम हमेशा मेरे छोटे और प्यारे लाल ही रहोगे। सुबह का ये नज़ारा नींदिया स्टेट के एक छोटे से शहर सपने में रहने वाली सृष्टि और उसके 12 साल के बेटे क्रीत के यहाँ की थी। वे लोग 10 बाई 12 के छोटे से नीले रंग के मकान में रहते थे। पति के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। बड़ी मुश्किल के बाद उसे पास के आंगनबाड़ी केंद्र में नौकरी मिली थी। वह रोज अपने क्रीत को बस स्टॉप पर छोड़कर अपने काम के लिए जाती। महीने के अंत में जो मेहनताना मिलता वो उसे अपने लाल, हाँ यही तो नाम था जिसे वो क्रीत को बुलाती थी, वो अपने लाल के कॉपी किताब, स्कूल फीस, उसके कपड़े, खाने पीने पे खर्च करती, और जो पैसे बच जाते वो उसे क्रीत के आगे की पढ़ाई के लिए जमा करती। अपने लिए कुछ भी नहीं रखती वो, क्योंकि उसकी संपत्ति, उसका सारा धन, उसकी आंखों का सुकून तो वो उसका लाल यानी क्रीत था, जिसकी एक मुस्कान से उसके दिन भर की सारी थकान मानो छूमंतर हो जाती थी। एक शाम जब वो काम से लौटकर घर में आ रही थी तो उसने देखा कि क्रीत अपने स्कूल की सफ़ेद शर्ट को एक पीले रंग की पॉलिथीन में डाल रहा है। कहीं जा रहे हो क्या? और ये शर्ट कहाँ लेके जा रहे हो? माँ ने कहा। हाँ, जा रहा हूँ, दर्जी के पास। शर्ट की पॉकेट फट गई है। क्रीत ने नज़रें टेढ़ी करके और थोड़ी गुस्से में कहा। बस इतनी सी बात है तो लाओ, मैं इसे सिल देती हूँ। क्यों फालतू में जुम्मन मियाँ के पास जाओगे? वो पैसे भी तो ज़्यादा लेता है। जुम्मन मियाँ मोहल्ले के दर्जी का नाम था तो वो नेक इंसान, पर चूंकि मोहल्ले में बस उसी की कपड़े सीने की दुकान थी तो लोगों से वो मनमाना दाम वसूलता था। इधर कुछ सोचने के बाद क्रीत ने कहा, नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, और थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना तो टीचर बहुत डांटेगी। इतना कहते कहते वो घर से जुम्मन मियाँ की दुकान की ओर निकल गया। आज वो कुछ गुस्से में था। ऐसा क्या हो गया जो आज तक अपनी माँ से शांत होकर बात करने वाला क्रीत उससे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। आखिर क्यों नहीं मैं सिल सकती उसके शर्ट की पॉकेट? बचपन से आज तक मैंने उसके हर फटे शर्ट पैंट को सिला है, और वो नीले रंग की हाफ पैंट और गुलाबी रंग और बैगनी रंग की हाफ शर्ट जिसे वो पहनकर मोहल्ले के अपने उम्र के सारे बच्चों को दिखाया करता था, वो भी तो मैंने ही उसे सिल के दिया था। तो क्या आज उसके एक छोटी सी फटी शर्ट के पॉकेट को नहीं सी सकती?
ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में सागर की लहरों की तरह हिचकोले खाने लगे और अचानक उसके दिमाग ने उसके दिल से एक सवाल किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक आंख से अंधी हूँ इसलिए वो मुझसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा लाल तो समझदार है, वो ऐसे नहीं सोच सकता। मैं भी ना क्या क्या सोचने लगती हूँ, अपने सिर को मारते हुए कहा। क्रीत ने जब से होश संभाला था अपनी माँ को एक आंख से अंधी ही पाया था। वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसे ये बात बहुत बुरी लगने लगी थी, क्योंकि उसकी माँ उसे बस स्टॉप पर छोड़ने जाती तो उसके सारे दोस्त उसका बस में, क्लासरूम में उसका मजाक उड़ाते थे। क्रीत चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकता। कहीं ना कहीं वो भी अंदर ही अंदर अपनी माँ से नफरत करने लगा था। इधर उसकी माँ उसकी जिंदगी में कोई कमी ना हो इस कारण से रात दिन काम किया करती, उसकी पसंद की खाना बनाकर खिलाती, उसे स्कूल छोड़ने जाती ताकि वो बड़ा होकर एक जिम्मेदार अच्छा इंसान बन सके और उसके सपने साकार करे। उसे हर चीज लाके देती जिसकी वो मांग करता, कभी किसी चीज की कमी ना हो इस बात का वो खास ख्याल रखती थी और बदले में बस ये उपेक्षा रखती कि बड़ा होकर वो एक दिन नेक, ईमानदार और सच्चा इंसान बनेगा। आखिर उम्मीद और उपेक्षा एक माँ अपने बच्चे से क्यों ना रखे, हक बनता है उसका। लेकिन कभी कभी अपनों से ज़्यादा उम्मीद और उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब ये टूटते हैं तो बहुत दर्द होता है। यही हाल इस माँ के साथ भी हुआ, जो इतने अरमानों से क्रीत के लिए सपने बुना करती और उससे उपेक्षा रखती। लेकिन सपने तो सपने होते हैं। क्रीत के मन में अपनी माँ के लिए नफरत बढ़ती गई। वो उनके साथ घर में रहने में शर्म महसूस करने लगा। ये बात उस मासूम सच्ची दिल वाली, जिसके लिए मानो पूरी दुनिया उसके लाल में बसती हो, अनजान थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि उसका क्रीत मन ही मन उससे कितना नफरत करता है। एक रात जब पूरा सपना शहर नींद की रजाई ओढ़े सो रहा था, तब उस 10 बाई 12 के मकान में क्रीत ने अपने बिस्तर पर बैठे अपने आप से एक वादा कर रहा था। वादा अपनी माँ, अपने शहर को छोड़कर जाने का, जहाँ उसकी माँ का साया नहीं होगा, उसे उसकी माँ की वजह से कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। लेकिन कैसे जाएगा वो, क्या बोलेगा माँ से, यही सोचकर वो चुप हो गया। इधर समय का पहिया चलता गया और ठीक 10 साल बाद वक्त ने एक बुरी करवट ली। क्रीत अपनी माँ को यह कहकर जाने की तैयारी करने लगा कि उसकी नौकरी लगी है और पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई है। माँ उसके इरादों से अनजान खुश थी, मोहल्ले में सबको मिठाइयाँ बांट रही थी, क्योंकि उसके लाल ने उसका सपना पूरा कर दिया था। उसी दिन वो सपने शहर के स्टेशन से मंजिल एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर चला गया। माँ थोड़ी उदास थी और उसके बाद वो सपने शहर के स्टेशन से धीरे धीरे अपने घर की ओर आ रही थी। उधर क्रीत मंजिल एक्सप्रेस की बॉगी में बैठकर खुश था क्योंकि उसका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, खुश था क्योंकि अब उसे अपनी माँ को बार बार देखना नहीं पड़ेगा, और खुश था क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीने जा रहा था। इधर उसकी माँ अपने घर पहुँचने पर थी कि अचानक उसे 2-3 लड़कों की आपस में बात करने की आवाज़ सुनाई दी। अरे यार, तुझे पता है क्रीत ने अपनी माँ को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, एक ने कहा। हाँ यार, क्रीत अपनी माँ से बहुत नफरत करता था, वो एक आंख से अंधी जो थी। यह सुनकर मानो माँ के पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई हो। एक माँ, और खास करके वैसी माँ जिसकी ने अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना अपना सारा जीवन अपने लाल के सपनों को पूरा करने में लगा दिया, वो आज अपने आप को एक लाचार, बेबस और असहाय महसूस कर रही थी। यू नो फ्रेंड्स, मदर इज द ग्रेटेस्ट पावर इन द यूनिवर्स। है तो ये हिंदी में शब्द माँ, और इन इंग्लिश इट कंटेन्स 6 अल्फ़ाबेट मदर, बट व्हेन दीज 6 अल्फ़ाबेट मीट ईच अदर, तो ये किसी के लिए मदर, ये किसी के लिए माँ, किसी के लिए माई, किसी के लिए अम्मी, किसी के लिए आई, और किसी के लिए बीजी, और ना जाने क्या क्या बन जाती हैं। लेकिन जब ये टूटती हैं तो मानो उनके आंसुओं के आगे 7 समुंदर का पानी भी कम पड़ जाता है। कुछ यही हाल था इस माँ का। दिन ब दिन उसकी हालत और ख़राब होती गई। क्रीत की ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश आया, लेकिन वह अपने लाल का इंतज़ार करती रही, ठीक उसी तरह जिस तरह पतझड़ के बाद कोई पेड़ वसंत का इंतज़ार करता है कि कब वो आएगा और मेरी डाल फिर से हरी भरी होगी। वो यही सोच कर जी रही थी कि एक दिन मेरा लाल आएगा और बोलेगा, माँ मैं आ गया। गलत बोलते हैं लोग कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, भला एक बेटा अपनी माँ से कैसे नाराज़ रह सकता है। लेकिन ये वो सपना था जो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि क्रीत कभी ना वापस आने का वादा करके गया था, इस सपने शहर से, अपनी माँ से, अपने आप से। वो अपने बेटे के प्यार में इतनी बावली हो गई कि मोहल्ले के उसकी उम्र के सारे लड़के में उसका लाल नजर आता था। वो बेचारी किसी भी लड़के को रोक लेती, मानो वही उसका लाल हो, और कहती, तुम आ गए, मुझे पता था।
तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते। देख, मैंने तेरे लिए तुम्हारी पसंद की खीर बनाई है। तुम्हें मीठा बहुत पसंद है ना? आ, अपने घर चलते हैं। वे लोग उस बेचारी का मन रखने के लिए खाना खा लेते और चले जाते। बाद में उसे एहसास होता कि वो उसका लाल था ही नहीं, वरना उसे छोड़कर क्यों जाता। ये सोचते सोचते उसके आंखों से कभी न खत्म होने वाले आंसू की असंख्य धाराएं निकल जाती। इधर इत्तेफाक से क्रीत का ट्रांसफ़र उसके अपने शहर यानी सपने शहर में हो गया। क्रीत को उसकी कंपनी की तरफ से एक बड़ा बंगला, सारी ऐशो आराम की चीज़ें दी गई थी। वो अपनी ज़िंदगी से खुश था। क्रीत जिस कंपनी में काम करता था, 2 दिन बाद उसकी 25वीं सालगिरह मनाई जाने वाली थी और साथ में उस दिन मदर्स डे भी था। तो इस अवसर पर कंपनी के मालिक ने अपने सारे स्टाफ को अपनी माँ के साथ आने का निमंत्रण दिया। क्रीत को भी यह इनविटेशन कार्ड मिला। वो इनविटेशन कार्ड को जैसे खोला, उसमें बड़े सुनहरे रंग से लिखा था, नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपनी गिराकर हंसाया हमको, दर्द कभी ना देना उस खुदा को, खुदा भी कहते हैं माँ जिनको। ये पढ़कर उसकी आंखों से आंसू उस इनविटेशन कार्ड पर गिर गए। जीवन में पहली बार वो आंसू अपनी माँ के लिए उसकी आंखों से गिरे थे और मानो सारी यादें उस फ्लैशबैक बायोस्कोप मशीन में दिखने वाली फ़ोटो की तरह उसके आंखों के सामने एक एक करके आती गईं। तब 2 दिन बाद अपनी माँ को लेकर आ रहे हो ना क्रीत? उस फ्लैशबैक मशीन में मानो किसी ने इंटरवल का स्टॉप बटन दबा दिया हो। वो और कोई नहीं, उसका दोस्त अमृत था। क्रीत के लिए यह सवाल का जवाब देना मानो रेत से पानी निकालने के बराबर था। वो कुछ नहीं बोल सका और वहां से चला गया। क्रीत बड़ा तो हो गया था, लेकिन माँ के बारे में उसकी सोच आज भी 12 साल पहले जो थी वही अब भी थी। 2 दिन बाद वो दिन आया जब सब ऑफिस के लोग अपनी अपनी माँ के साथ आए थे, एक दूसरे से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे। इधर क्रीत अपने कैबिन में बैठा कंप्यूटर के कीबोर्ड की बटन को बेमन से दबा रहा था, मानो वो औरों को दिखा रहा हो कि वो कितना बिजी है। किसी की आने की आवाज़ सुनकर वो तेज़ी से कीबोर्ड की बटन दबाने लगा। आवाज़ उसके केबिन के पास आकर रुकी। यार चल, मैं तुझे अपनी माँ से मिलाता हूँ, अमृत ने क्रीत के केबिन का कंप्यूटर ऑफ करते हुए बोला। क्रीत उसकी बात को टाल ना सका और दोनों केबिन से निकलकर जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद अमृत ने कहा, माँ, ये क्रीत है, आपसे मिलने आया है। क्रीत ने देखा, एक क्रीम कलर की लाल पाड़ वाली साड़ी पहने, दोनों हाथों में चूड़ियों की जगह सफ़ेद रंग की शाखा और लाल रंग का पोला पहनी हुई, अपने दोनों हाथों को उस व्हीलचेयर के दोनों पहियों को घुमाते हुए उसके तरफ आ रही थी। नमस्ते आंटी, क्रीत ने कहा। खुश रहो बेटे। कुछ देर बात करने के बाद क्रीत ने अमृत से पूछा, तुम्हें मुश्किल नहीं होती? तुम्हारी माँ चल नहीं सकती? नहीं यार, मुझे तो अपनी माँ की सेवा करने में बड़ा मज़ा आता है। अमृत ये बोल ही रहा था कि अचानक स्टेज पर से कंपनी के मालिक ने एक अनाउंसमेंट किया। मैं अपने सारे स्टाफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एक एक करके स्टेज पर आएं और अपनी माँ के बारे में कुछ बोलें। क्रीत ये अनाउंसमेंट सुनकर निशब्द हो गया। वो सोचने लगा कि वो बोलेगा तो आखिर क्या बोलेगा, कि वो अपनी माँ से नफरत करता है, कि वो उसे देखना नहीं चाहता, कि वो अपनी माँ के कारण इस सपने शहर को, अपने हर खुशियों को छोड़कर चला गया था। ऐसे हजारों सवाल उसके दिलो दिमाग पर घूमने लगे और वो वहाँ से जाने के लिए जैसे मुड़ा, अचानक अमृत ने कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ नहीं बोलोगे अपनी माँ के बारे में? जो नहीं है उसके बारे में क्या बोलना? और मैंने ये ज़िंदगी अपनी लगन, अपनी मेहनत से कमाई है। मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ और जिस मुकाम पे हूँ, अपनी बदौलत हूँ। क्रीत ने एक सांस में गुस्से से अमृत से कहा। उसकी बातें सुनकर अमृत आगे कुछ बोल ना सका। अगले मोमेंट क्रीत अपनी कंपनी से निकलकर सपने शहर की उसी गली की तरफ मुड़ गया जिस गली में उसका अपना मकान था, उसका बचपन बीता था। मानो उसके पैरों को पता था कि उसे कहाँ जाना है। आज उसके कदम उसके मन और दिमाग की नहीं सुन रहे थे। जीवन में पहली बार उसका मन किसी के आगे घुटने टेक दिया था। 12 साल बाद वो अपनी माँ से मिलने जा रहा था, उससे माफ़ी मांगने। आज उसे अपने हर फैसले पर, अपने हर वादे पर शर्मा रही थी। जो माँ अपनी हर खुशियाँ, हर सपने को दफन कर उसकी खुशियाँ और उसके सपने को संवारती रही, मैंने उसी माँ का साथ छोड़ दिया। ये सारी बातें सोचते सोचते वो सपने शहर की गलियों में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी नज़र वही 10 बाई 12 के नीले रंग के मकान पर पड़ी और कदम जैसे रुक गए। कुछ नहीं बदला इस मकान का। वही नीले रंग से रंगी दीवार, खिड़की पर लगा वही नीली साड़ी का पर्दा जिसे माँ ने खुद सिल कर लगाया था, दरवाजे पर वो झालर जिसे माँ ने दशहरा के मेले में मेरी जिद करने पर खरीदी थी। सब वही, मानो यहाँ का वक्त 12 साल पहले ही थम गया था।
अचानक उसकी नज़र दरवाजे पर गई जिसमें ताला लगा था। एक क्षण के लिए वो निराश हो गया, पर शायद माँ पानी लाने गई होगी। यही तो समय होता था जब वो पास के कल से पानी लाने जाती थी। आज तो मैं उसे मना ही लूँगा, भला मोम को पिघलने में देर कितनी लगती है। अचानक एक अनजान औरत की आवाज़ ने क्रीत को चिंतन के समुंदर से जगाया। तुम लाल हो क्या? लाल, वही नाम जिससे उसकी माँ उसे बुलाया करती थी। पर यह नाम उसकी माँ के सिवा और कोई नहीं बोलता और जानता था। लेकिन ये आवाज़ उसकी माँ की तो नहीं थी। क्रीत पीछे मुड़ा। लाल रंग और उसमें नीले और हरे रंग की बॉर्डर वाली साड़ी पहने, हाथ में एक सफ़ेद रंग का लिफाफा लिए एक अनजान औरत उसके सामने खड़ी थी। हाँ, मैं ही लाल हूँ। पर आप कौन? और मेरी माँ कहाँ है? क्रीत ने आश्चर्य से पूछा। बेटे, तुम्हारी माँ 6 महीने पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस बेचारी ने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। उसे विश्वास था कि तुम एक दिन ज़रूर आओगे। शायद वो जानती थी, इसलिए तो मरने से पहले ये खत मुझे दे गई और बोली मेरा लाल ज़रूर आएगा, उसे ये खत दे देना। उस बेचारी ने ये भी कहा जब वो आएगा तो उसे बिठाकर खीर ज़रूर खिलाना, उसे बहुत पसंद है। ये लो खत। और हाँ, बैठो, मैं तुम्हारे लिए खीर बना कर लाती हूँ, उस अनजान औरत ने कहा और जाने लगी। सुनिए, इस घर की चाबी है क्या आपके पास? क्रीत ने अपने आंसुओं को रोकते हुए पूछा। हाँ, अभी लाई। उस औरत ने जैसे चाबी लाकर उसके हाथों में दिया, वह चाबी और उसमें लगी रिंग को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा। ये वही बैट वाली रिंग थी जो उसकी माँ ने उससे दीपावली पर खरीद कर दी थी, क्योंकि उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। बड़ी हिम्मत करके क्रीत दरवाजे तक पहुंचा और 6 महीने से बंद उस ताले में अपनी वही बैट की रिंग वाली लगी चाबी डाली। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, उस कमरे में रखी एक एक चीज़ मानो उससे सवाल कर रही हो। वो बड़ी मुश्किल से अंदर जाकर पलंग पर बैठा। अचानक उसकी नज़र सामने रखे उसकी माँ के हरे रंग की ताँत वाली साड़ी पर पड़ गई। ये वही साड़ी थी जिसमें वो अंतिम बार खाना खाने के बाद उसकी आंचल में हाथ पोंछा था। अक्सर खाना खाने के बाद क्रीत अपनी माँ के आंचल में ही हाथ पोंछता था। जिंदगी में पहली बार उसे अपने आप से और इस दुनिया से नफरत हो गई थी, क्योंकि इस दुनिया के कारण, अपने दोस्तों के कारण वो अपनी माँ को छोड़कर गया था। आज वो रो रहा था, पर उसे चुप कराने वाला कोई नहीं। दूसरों की तो छोड़ो, आज उसके अपने हाथों ने भी उसके आंसू ना पोंछने की कसम खा ली थी। अचानक उसकी नज़र सफ़ेद लिफाफे पर गई। उस सफ़ेद 4 बार मुड़े कागज़ को जैसे ही क्रीत ने खोला, उसमें लिखा था, मेरे लाल, सदा खुश रहो। बेटा, तू मुझसे हमेशा से नफरत करता था, क्योंकि मैं एक आंख से अंधी थी। तुम्हें बहुत शर्म आती थी मेरे साथ चलने में, मेरे साथ बाजार जाने में, मेरे साथ रहने में। यदि कोई दोस्त मिल गया या कोई दोस्त देख लिया तो क्या कहेंगे? तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, यही सोचता था ना तुम? तो मुझे बोला क्यों नहीं? नहीं जाती मैं तेरे साथ। जिस चीज़ को करने से तुम्हें दुख होता वो मैं नहीं करती। आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, क्योंकि अब तू बहुत बड़ा हो गया होगा और समझदार भी। मेरे लाल, तुम जिस वजह से मुझे छोड़ कर गए वो मैं पहले से नहीं थी। जब तुम 3 साल के थे तब मैं, तुम और तुम्हारे पापा एक मेले से घूमकर ऑटो से आ रहे थे। अचानक सामने से आती हुई ट्रक ने हमारी ऑटो को टक्कर मारा, जिसमें तुम्हारे पापा की मौत हो गई और तुम्हारे बाएं आंख में एक कांच घुस गई। डॉक्टर ने कहा कि अब तुम एक आंख से ही देख पाओगे। तब मैंने एक फैसला किया कि मैं अपनी एक आंख तुम्हें दे दूंगी, ताकि तुम इस दुनिया को अच्छे से देख सको, ताकि तुम्हें कोई एक आंख से अंधा ना बोल सके। और उस दिन से मैं एक आंख से अंधी हो गई। फिर भी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ हमेशा दुआ ही देती है, इसलिए जहाँ रहो खुश रहो। यह पढ़ते पढ़ते क्रीत के दिल से एक आवाज़ निकली, माँ, मैंने तुमसे नफ़रत की थी, पर अब जब तुम नहीं हो तो मुझे इस दुनिया से नफ़रत होने लगी है। माँ, तुम्हारी बहुत याद आती है। जब दोपहर को आग उगलते सूरज के सामने आ जाता है कोई बादल का टुकड़ा, माँ, तुम्हारी बहुत याद आती है। जब गर्मी के मौसम के बाद बारिश की पहली बूंद माटी की सौंधी महक लिए ठंडी हवा तपते बदन को सहलाती है, माँ, तुम्हारी बहुत याद आती है। जब देखता हूँ चूजों के मुंह में दाना डालती किसी चिड़िया को, माँ, तुम्हारी बहुत याद आती है। जब रात की तन्हाई में कोई सदाबहार गीत देने लगता है थपकियाँ, मूंदने लगती है आँखें, माँ, तुम्हारी बहुत याद आती है। माँ, तुम्हारी बहुत याद आती है। At last, I want to say that respect the gender who brings you on this earth and never ever hurt them, because if you hurt the mother by any way, either it is physically or mentally,
you directly hurt the Almighty, that is God. Thank you.